हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद मनीष सर पर आज बात करेंगे जो फाइनल एग्ज़ाम है आपकी 8 तारीख को, उसकी हम लोग पूरी तैयारी कैसे करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा A to Z हर एक टॉपिक को टच किया जाएगा, कवर किया जाएगा और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको 80 में से 80 पूरे अंक मिल सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी रखे हैं। तो आइए सबसे पहले सूचनाओं को देखते हैं। सूचना क्या है? सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। जो पैसेज होगा या उसमें जो क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें बॉक्स बना होगा, डायग्राम जो भी बना होगा, वो उसी तरह आपको बनाकर पेन से बनाकर उसको लिखना है। दूसरा, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें, पेन का ही उपयोग करना है। तीसरा, रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। रचना विभाग में जो कुछ भी लिखा होगा उसमें आकृतियों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहने वाली बात यह है कि जब आप विज्ञापन करते हैं तो आपको डायग्राम बनाना है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। आपको साफ सुथरा लिखना है ताकि टीचर आपको मार्क्स दे सके, जो एग्जामिनर होंगे आपको मार्क्स दे सकेंगे। गद्य विभाग से पूरे 20 अंक के प्रश्न आएंगे, 20 मार्क्स के लिए प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 का अ और आ निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना अनुसार योग्य कृतियाँ कीजिए। 8 मार्क्स का और एक आ भी है, वो भी 8 मार्क्स का आएगा और एक अनसीन पैसेज भी आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बाकी प्रश्न तो आप लोग पैसेज से देख के लिख लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो प्रश्न बनता है उसका उत्तर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रश्न कैसे बन आएगा वो समझ में ही बहुत बच्चों को नहीं आता। ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनका उत्तर ये शब्द हो, जैसे खाने पर और इम्पाला, ये है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति वाले चैप्टर से। तो पैसेज दिया है, तो उनके मित्रों ने कहाँ बुलाया? खाने पर बुलाया। किस गाड़ी से गए? इम्पाला गाड़ी से गए। ठीक है, ये देखिए व्याकरण के जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आएंगे, कौन कौन से आएंगे? लिंग पहचानना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, समानार्थी, विलोम शब्द, वचन, उपसर्ग, किसी शब्द के आगे कोई अक्षर ऐड करना है, उपसर्ग, प्रत्यय, किसी शब्द के पीछे कोई शब्द ऐड करना है, नया शब्द बनाना है। पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब सीधा समानार्थी समझ लीजिए। समानार्थी, पर्यायवाची मतलब समानार्थी, दिमाग में बिठा लीजिए। शब्द युग्म, जो हाइफन लगाकर जो वर्ड बनाया जाता है, लिखा होता है पैसेज में, वो शब्द युग्म हो गया। 2 शब्दों की जोड़ियाँ, भाववाचक संज्ञा और विशेषण, ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आखिरी जो है वो है स्वमत लेखन। स्वमत लेखन उस पैसेज के उस पाठ के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी देख लेना कि किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं जिससे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। स्वमत लिखते समय ध्यान रखना है कि आपके कम से कम 5 से 6 वाक्य में स्वमत लिखना है ताकि आपको पूरे 2 के 2 मार्क्स मिल सके। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। 4 मार्क्स के लिए आएगा अपठित गद्यांश। पहले प्रश्न का ही ई प्रश्न होगा। इसमें एक पैसेज दिया होगा, अनसीन पैसेज होगा और उसमें संजाल या आकृति दी होगी। उसके बाद स्वमत लेखन भी दिया होगा 2 मार्क्स के लिए। स्वमत लेखन में ध्यान रखना, सोशल सामाजिक मुद्दों पर ही स्वमत लेखन लिखना होगा। जैसे परोपकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाँ ना, क्यों नहीं करना चाहिए, वृक्षों काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, क्यों नहीं काटना चाहिए, काटना चाहिए, स्त्री शिक्षा, इस तरीके के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन्हीं के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे पद विभाग की। पद विभाग 12 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें प्रश्न क्रमांक 2 होगा, गलती से यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2 होगा। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना अनुसार योग्य कृतियाँ कीजिए। इसमें प्रश्न किस तरीके के आएंगे? देखिए इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना। आपको पठित जो पद्यांश है, जो जितने भी पद्यांश हैं या पोएम है, उनको एक बार रीड कर लेना है, उसका अर्थ एक बार रीड कर लेना है। प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे? निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। ऐसे शब्द जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, ऐसे शब्द जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो उनको ढूंढकर लिखना है आपको पैसेज में से। जैसे टीन का पीपा, टीन का पीपा क्या होता है? स्टैंजा में लिखा होगा, वो होता है कनस्तर। कमरा, कमरा वो पैसेज स्टैंजा में लिखा होगा, वो आपको ढूंढकर लिखना है। अब इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं देखिए। शुद्ध रूप में लिखना आता है, समानार्थी, विलोम शब्द, वचन बदलो,
एक वचन, बहुवचन, उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द, लय युक्त शब्द इंपॉर्टेंट है, लय युक्त शब्द, राइमिंग वर्ड्स आ सकते हैं, और शब्द युग्म, वो तो आपको पहले मैंने बताया कि दो शब्दों की जोड़ियां जिसके बीच में हाइफन लगा हो। कविता का सरल अर्थ लिखते समय ध्यान रखना है कि आपको कविता और कविता के कवि का नाम याद रख लेना है, ज़्यादा नहीं है, 7-8 है, उनके कवि का नाम याद कर लेना है। उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक दी है, एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। देखिए शुरुआत कैसे करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक लोक भारती के भारत महिमा कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि, यहाँ तक। इसके बाद आपको कविता जो पद्यांश दिया हुआ है उसकी एक एक लाइन को सेंटेंस बनाकर लिखना है। कविता विभाग में 2 ही कविता है जिनमें आपको सरल लिखने में दिक्कत होती है। जैसे मीरा के पद वाले कविता में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे हैं, मेरा और दूसरा कोई भी नहीं है, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति है। मैंने अब पूरे अपने समाज को छोड़ दिया है, सारी मर्यादा छोड़ दी है, कोई ऐसा कर नहीं सकता। संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज खो दिया है, आंसुओं के जल से सींच कर मैंने प्रेम की बेल बोई है। अब वो जो बेल है वो बड़ी हो गई है और हर तरफ आनंद ही आनंद के फल निकल रहे हैं। दूध की मथनी बड़ी प्रेम से मैंने बिलोई है, और जब मैंने माखन निकाल लिया है तो बाकी कुछ छाछ कोई भी पिए, मुझे कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। भक्तों को देखकर वो खुश होती हैं, और मीराबाई कहती है कि संसार को देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर, अब मुझे तारो अपनी शरण में ले लो। अगली पंक्तियाँ, हरि बिन गुण गति मेरी, हरि के बिना, ईश्वर के बिना मेरी कौन सी गति है, मेरी क्या हालत है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी, तुम मेरे प्रतिपाल हो, पालनहार हो, मैं आपकी चेरी हूँ, दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, शुरू से जन्म से लेकर अब तक या जीवन के आखिरी क्षण तक मैं आपके नाम की ही माला अपने हृदय में फेरती हूँ। बार बार पुकार कर आपके दर्शन के लिए अभिलाषी हूँ, इच्छा करती हूँ। यह संसार विकार है, यह संसार बीमारी है, समस्या है, विकार है, इसमें बीच में फंस गई हूँ। हे प्रभु, मुझे इसमें से निकालिए। और बिरहनी पीव की बाट आपकी, प्रेमिका आपकी बिरहनी आपका इंतज़ार कर रही है, रास्ता जो रही है। मीरा बाई कहती हैं कि प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, आपका नाम रट रही हूँ, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे। मीराबाई कहती हैं कि फागुन का जो दिन है, फागुन का जो महीना है वो 4 ही दिन का है। सभी लोग मिलकर होली खेली, सभी मनुष्य होली मिलकर खेले। मना मतलब मनुष्य होता है। बिना करताल पखावज के अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग 36 गाओ, बिना सुर के 36 राग गाए। रोम रोम रनकार है, रोम रोम में झनकार है। सील संतोष केसर घोलकर प्रेम प्रीत पिचकारी से हर तरफ गुलाल उड़ रहा है, और पूरा जो आकाश है, अंबर है, वो लाल हो गया है। उससे वहाँ से भी रंग बरस रहे हैं। घटके पट सब खोल दिए हैं। मीराबाई कहती हैं कि अपने हृदय के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, सारी खिड़कियाँ खोल दी हैं, लोक लाज सब छोड़ दिया है, और प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित होना चाहती हूँ, आपकी शरण में आना चाहती हूँ। अगली जो कविता है उसमें भी आपको दिक्कत होती है। कौन सी कविता है वो? बरसहि जलद, गोस्वामी तुलसीदास जी के। घन घमंड नभ गर्जत गोरा, प्रिया हीन डरपत मनमोरा, दामिनी दमक रहे घर माही, खलकै जीत प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहै गिरि कैसे, खलकै बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे उधन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समिट समिट भर जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। घन घमंड नभ गर्जत गोरा। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि जो नभ है, आकाश में जो बादल है, वो अपने घमंड से
जोर जोर से गरज रहे हैं, मुझे प्रिया के बिना बहुत ही, अपने प्रिया के लिए बहुत ही डर लग रहा है। दामिनी, बिजली आकाश में रुक रुक कर चमक रही है, उस प्रकार जैसे दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता होती है वो बहुत लंबी नहीं टिकती है। बरसही जलद भूमि नीराय, बरसही जलद भूमि नीराय का मतलब होता है बादल जो है वो धरती के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। बूंद का आघात, बूंद का घात जो है वो पहाड़ कैसे सहते हैं, जिस प्रकार संत व्यक्ति दुष्टों के कड़वे वचन सुनते हैं। छोटी नदियाँ जब बरसात के समय में क्या होती है, अपने किनारों को काटती हुई चलती है, उसी प्रकार थोड़े से धन पाने पर दुष्ट व्यक्ति इतराने लगता है। भूमि पर गिरते ही, जमीन पर गिरते ही पानी जो है मटमैला हो जाता है, जिस प्रकार इस धरती पर जन्म होते ही मनुष्य माया से लिपट जाता है। थोड़े थोड़े जल इकट्ठा करके तालाब भर जाते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहकर धीरे धीरे हमारे अंदर सज्जनता आ जाती है। सरिता जो नदी है वो धीरे धीरे समुद्र में जाकर मिल जाती है। जिस प्रकार चंचल नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं और एकदम शांत हो जाती है, उसी प्रकार हमारा चंचल मन जब ईश्वर के दर्शन पा लेता है, शरण में जाता है, तो वह भी एकदम शांत हो जाता है। हरित भूमि तरुण समुझ पर ही नहीं पंत, हरे भरे वर्षा ऋतु में हरे भरे घास जब चारों तरफ दिखाई देते हैं तो हमें रास्ता नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार किसी दुष्ट व्यक्ति से जब आप झगड़े करते हो या बातचीत करते हो तो आप अपने अच्छे कर्मों को नष्ट कर देते हो। वर्षा ऋतु में मेंढक की आवाज़ चारों दिशाओं में सुनाई देती है, ऐसा लगता है मानो कुछ बच्चे बैठकर वेद का वाचन कर रहे हैं, वेद का पाठ कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में वृक्ष में नए नए पत्ते आते हैं, जैसे साधक के मन को नया ज्ञान मिलता है। अर्क और जवास के जो वृक्ष हैं वो बिना पत्तों के हो जाते हैं, जिस प्रकार सूरज आने पर दुष्ट व्यक्ति के सारे व्यापार बंद हो जाते हैं। ढूंढने पर कहीं भी धूल नहीं मिलती, जैसे जिस प्रकार क्रोध आने पर धर्म समाप्त हो जाता है या दूर हो जाता है। हर तरफ हरी भरी घास या अनाज दिखाई दे रहे हैं, ये कितनी सुंदर लग रहे हैं, जिस प्रकार उपकारी व्यक्ति की संपत्ति दिखाई दे रही है। निशितम खन खद्योज विराजा जन दम्भिन कर मिला समाचार, रात के समय में चारों तरफ जुगनू दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो एक साथ जमा हो गए हैं, एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। कृषि निरावय चतुर किसाना, कृषि किसान चालाक किसान जो होता है, चतुर किसान, वो अपने खेत में जाकर घास निकाल देता है। उस जिस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मोह मद और का त्याग कर देता, मान का त्याग कर देता है। देखिए तो चक्रबाग खग नहीं, कहीं भी चक्रबाग पक्षी दिखाई देता। कल ही पाई जीवन धर्म पराई, जिस प्रकार कलयुग के आने पर धर्म दूर हो जा रहा है। विविध जंतु संकुल मई भ्राजा, हर तरफ पूरे संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, क्योंकि जिस प्रकार सूरज आने पर, अच्छे राजा के आने पर उस राज्य की प्रजा बढ़ जाती है। चारों तरफ पथिक जो हैं वो यात्री थक गए हैं, थक कर सोए हैं, जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद हमारी इंद्रियां भी थक जाती हैं। कभी कभी तेज हवाएं बहती हैं और मेघ चारों तरफ इधर उधर बिखर जाते हैं। जिस प्रकार कपूत के उपजनी जन्म लेने से सद्धर्म, सारा कुल का, खानदान का सद्धर्म जो है नष्ट हो जाता है। कभी कभी दिन में अंधेरा दिखाई देता है, कभी कभी उजाला दिखाई देता है, कभी कभी सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। उसी प्रकार अच्छे और बुरे व्यक्तियों के साथ रहने से हमारे अंदर का ज्ञान बढ़ता है और नष्ट होता है। दो कविताएं जिनका भावार्थ मैंने समझाया वो तो थोड़े टफ थे, लेकिन बाकी अगर ये बाकी पंक्तियां आती हैं तो उसको आपको, जैसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था कैसे शुरुआत करनी है, वैसे शुरुआत करके फिर एक एक लाइन को एक एक सेंटेंस बनाना है। बीत गया हेमंत भ्रात, तो सीधा सेंटेंस बनाओ, हेमंत भ्रात बीत गया, शिशिर ऋतु आई, शिशिर ऋतु आ गई है। प्रकृति हुई द्युतिहीन, प्रकृति द्युतिहीन हो गई है। अवनी में कुंज टिका है छाई, अवनी में अर्थात आकाश में धुंधलापन छाया हुआ है। इस प्रकार का सेंटेंस आप बनाकर आसानी से लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पूरक पठन की, 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। इसमें जो गद्यांश, पठित गद्यांश है वो 4 मार्क्स के लिए आएगा। उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? खुला आकाश, ठेस, 2 लघु कथाएं, बूढ़ी काकी, जिसमें खुला आकाश, ठेस और बूढ़ी काकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो स्वमत लेखन है वो किस तरह के प्रश्न इसमें बनेंगे कि 2 मार्क्स का जो पैसेज से ढूंढ कर लिखना है वो तो आप आसानी से कर लोगे,
अब देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या एक जटिल समस्या, इस पर अपने विचार लिखिए। आत्मचिंतन, इस पर अपने विचार लिखिए। आत्मचिंतन, खुद से खुद के बारे में सोचना। देश की आत्मा गांव में बसती है, इस पर अपने विचार लिखिए, एक बार आया हुआ है। नशा नाच का घर है, इस पर अपने विचार लिखिए। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है, ये भी एक बार आया हुआ है, इस पर अपने विचार लिखिए। बूढ़ापा बहुधा, बहुधा मतलब अनेकों बार। बचपन का पुनरागमन है, बचपन का पुनरागमन मतलब वापस ज़िंदगी बचपन में आ जाती है, इस पर अपने विचार लिखिए। वर्तमान में बुजुर्गों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। जो इस समय बुजुर्गों के साथ, बूढ़े व्यक्तियों के साथ, बूढ़े वृद्ध व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे। हो सकता है शब्द घुमा दिए जाए, लेकिन प्रश्न इसी में से आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेना। पूरक पठन जो है वो दूसरा जो है पद्यांश विभाग, वो 4 मार्क्स के लेगा। उसमें 2 ही पोयम हैं, मन और हम इस धरती की संतति हैं। इसमें प्रश्न कैसे आएंगे। हमारा व्यवहार ही हमारे संस्कार को दिखाता है। शरीर और मन एक दूसरे के पूरक हैं। परोपकार विषय पर अपने विचार लिखिए। फागुन के महीने में प्रकृति रंगों से रंग जाती है, इतिहास हमें प्रेरणा देता है। पुरुष समानता और नारी सम्मान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए, जिसमें फागुन का महीना, मार्च का महीना, होली का महीना। और परोपकार आप जानते ही हो, दूसरों का भला करना। शरीर और मन एक दूसरे के पूरक है। शरीर के बिना शुद्ध शरीर या साफ शरीर के बिना साफ मन नहीं हो सकता, और अच्छे स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ मन नहीं हो सकता। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब व्याकरण विभाग की बात करते हैं। व्याकरण विभाग में देखिए पहला प्रश्न फिक्स है, 14 मार्क्स का आएगा। इसमें पहला प्रश्न जो है शब्द भेद पहचान कर लिखिए, 1 नंबर के लिए आएगा। शब्द भेद 3 ही हो सकते हैं, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा या विशेषण होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए राशन के लिए कुछ रुपए चाहिए, कुछ क्या है, अंडरलाइन किया हुआ होगा। कुछ क्या है, विशेषण है। या याद आते हैं वो बचपन के हसीन दिन, दिन कैसे हैं, हसीन है, विशेषण। बाहर कोई नहीं है, कोई क्या है, सर्वनाम है। फूल की अरुणाई देखने योग्य थी, अरुणाई क्या है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इसके आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा। निम्नलिखित अव्यय शब्दों में से किसी एक अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 प्रश्न दिए होंगे जिसमें से एक का करना होगा। अक्सर, अक्सर लोग धोखेबाज ही मिलते हैं। और के लिए, मुझे माँ के लिए एक हार लेना है। ये एकदम आसान से सेंटेंस बनाने हैं जिसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मात्राओं में गलतियाँ हो सकती हैं, तो आसानी से एकदम आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा, तालिका पूर्ण कीजिए 2 में से कोई एक। संधि, विच्छेद, भेद। संधि शब्द दिया हुआ है, क्या है, स्वार्थ है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो भेद है वो 3 ही होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जिसमें स्वर अ से अहम तक, व्यंजन संधि जिसमें हलंत लगा हो, और विसर्ग संधि जिसमें 2 बिंदी दी हो। केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि जो विसर्ग है उसमें 2 बिंदी, जो व्यंजन है उसमें हलंत लगा होगा आखिरी शब्द के आखिरी अक्षर में। और अगर दोनों में से कुछ नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, वो स्वर संधि हो जाएगी। देखिए स्वार्थ, स्वार्थ क्या बनेगा, स्व प्लस अर्थ। भेद क्या होगा, स्वर संधि। मनः प्लस हर, यहाँ क्या शब्द बनेगा, मनोहर। और मनः देख लिए 2 डॉट दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि। दिमाग में फिर से रख लीजिए, स्वर का मतलब है जिसमें साउंड स्वर आए, ध्वनि आए, और व्यंजन का मतलब हलंत लगा होगा, और विसर्ग का मतलब होता है 2 बिंदी होना जरूरी है। जो इसका विच्छेदन किया हो उसे पहचानना और उसका शब्द बनाना आसान होता है, तो आप मोस्टली वही अटेम्प्ट करिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में से सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। बहुत ही आसान है, सबसे आसान अगर हिंदी ग्रामर में कुछ है तो यही है। सहायक क्रिया, आखिरी शब्द पकड़ो, उसका मूल रूप लिखिए। सीधे सहायक क्रिया लिखा हुआ है, सहायक क्रिया में उसको आखिरी शब्द को लिखना है, मूल रूप क्रिया में उसका मूल रूप लिखना है, बस हो गया। पहले में क्या है, गए, दूसरे में क्या है, दिया, गए का जाना, दिया का देना, एकदम आसान है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का 5, प्रेरणार्थक क्रिया। मिलना, मिलाना, मिलवाना, आना और वाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, भूलना, भुलाना, बुलवाना। इसमें याद रखना मात्रा जो है वो बड़े ऊ की मात्रा हमेशा छोटे ऊ में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखिए, अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, एक आता है मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, दूसरा आता है वो मुहावरा दिया होगा, वाक्य दिया होगा और
मुहावरा 2 ऑप्शन में दिया होगा, उसमें से एक आपको पहचानना है। तो जो आपको इजी लगता है, अगर आपको मुहावरे का अर्थ और वाक्य बना सकते हो तो वो करिए, नहीं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसका कारक पहचान कर लिखिए, ये भी एकदम आसान है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है अरे रे। तो आपको केवल शब्द को अंडरलाइन करना है। एक बार इसको तो आप बचपन से ही याद करते आ रहे हो, तो एकदम आसानी से उसको बाहर निकालना है और लिख देना है। 1 नंबर पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का 8। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। विराम चिन्ह लगाना है, इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक का जो लास्ट पेजेस हैं, जो स्वाध्याय के प्रश्न है वो देख सकते हैं, वहीं से आता है। निम्नलिखित वाक्यों का सूचनानुसार काल परिवर्तन कीजिए। क्या करना है आपको? काल परिवर्तन करना है। आसान सा एकदम ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसमें एक भविष्यकाल होगा ही, लास्ट में गा गी गे ऐड कर दोगे, काम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है तो दूसरा 3 सेंटेंस होंगे, एक वर्तमान काल का, एक भूतकाल का, एक भविष्यकाल का, और इनमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तीनों आप लिख दोगे तो बेस्ट है, जिसमें से 2 सही होगा टीचर आपको मार्क्स दे देगा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखकर पहचान कर लिखिए। वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहले मिश्र वाक्य देखते हैं। क्योंकि, इसलिए, अगर आता है तो समझ लीजिए वो क्या है? मिश्र वाक्य है। कॉमा आता है तो मिश्र वाक्य है। और लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, अथवा आता है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और इन दोनों से कुछ नहीं आता तो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। एकदम कीवर्ड्स है, इसका भी वीडियो अलग से पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। एकदम आसान है रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानना। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य को अर्थ के आधार पर सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। इसमें आज्ञार्थी वाक्य हो जाएगा, विधानार्थी हो जाएगा, निषेधार्थी हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस जो निषेधार्थक होगा उसको विधानार्थक में या पॉजिटिव सेंटेंस में जब आप बदलते हो तो उसमें अगर नहीं लिखा हुआ है नेगेटिव में तो उस नहीं को निकाल दोगे तो भी आपका सही हो जाएगा। वाक्य का में कोई परिवर्तन होता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। जो वाक्य अशुद्ध, जो मात्राओं की गलती होगी, 2 गलतियां हर एक सेंटेंस में होगी, उसको आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन दिया होगा, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए आपके पास टाइम है तो आप सब अटेम्प्ट करिएगा ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। उसमें से जो 2 सही हो गए टीचर आपको उसी में मार्क्स देते हैं। अगला टॉपिक है उपयोजित लेखन। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि आपको मोस्टली 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा पैसेज वाला जो विभाग है 40 मार्क्स का वो कवर कर लेना है। और उसके बाद उपयोजित लेखन के लिए और व्याकरण के लिए 1.5 घंटे से ज़्यादा अगर समय आप बचा लेते हैं तो समझ लीजिए आप पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। और उपयोजित लेखन है जहाँ पर सबसे अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पत्र लेखन दिया हुआ है। पत्र 2 तरीके के हैं, पारिवारिक पत्र होते हैं, आधिकारिक पत्र होते हैं। अपने माता पिता को अगर आप पत्र लिख रहे हैं, बड़े भाई को, छोटे भाई को, बहन को, मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो माता पिता को लिखते समय आदरणीय, सादर प्रणाम। बड़ा भाई है, बड़े लोग जो भी है उनके लिए आदरणीय और सादर प्रणाम। छोटा जो है उसको प्रिय, शुभ आशीष, और मित्र के लिए प्रिय लिखना है लेकिन सप्रेम नमस्कार लिखना है। ये एक पैटर्न है पेपर का। जो फैमिली, पारिवारिक जो पत्र होता है, अपने भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, इनको पत्र लिखते हैं, उसके लिए देखिए 8 मार्च 2023, प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी माताजी, सप्रेम नमस्कार मित्र के लिए और सादर प्रणाम माता पिता के लिए। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। कल ही आपका पत्र मिला। डिक्टो कॉपी करना है आपको, एकदम याद कर लेना है और इसी सेंटेंस से शुरुआत करनी है। उसके बाद जो सेकंड मैंने ब्लैंक रखा हुआ है उसमें जो भी टॉपिक प्रश्न दिया होगा उसी को उठाकर सेंटेंस बनाकर लिख देना है। इसमें विषय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जो फॉर्मेट मैंने दिया बिल्कुल यही फॉर्मेट आगे जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए जो 3rd पैराग्राफ है उसमें माताजी को मेरा प्रणाम कहना, पत्र का उत्तर जल्दी दीजिए और आपका नाम लिख देना है। उसके बाद एड्रेस जो दिया होगा वो एड्रेस लिख देना है और उसके बाद ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है। ये फॉर्मेट भी अगर आप लिख लेते हो तो 3 मार्क्स आसानी से आपको मिल जाते हैं। पत्र के कुछ फॉर्मेट देखिए, देख लीजिए। ये फॉर्मल लेटर के पत्र हैं। इसमें 2 एड्रेस होगा। पहला एड्रेस ऊपर दिया गया है, विषय लिखना ज़रूरी है। उसके बाद महोदय, मैं आपके ज़िला के निवासी हूं, मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं आपके ज़िला में अनियंत्रित वृक्षों की कटाई हो रही है। पिछले कुछ दिनों से आपके परिसर में बहुत वृक्ष काटे जा रहे हैं, इस कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। वो लिखने के बाद पूरा पैसेज लिखने के बाद ये देखिए यहाँ पर लास्ट में जो भेजने वाला है, सेंडर है, उसका एड्रेस दिया हुआ है और उसका लास्ट में ईमेल आईडी दिया गया है। दोनों जगह ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है। एकदम ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिएगा एकदम, ताकि आपको कोई
डाउट ना रहे। इसमें विषय 2 एड्रेस जरूरी है। अगला है आकलन। आकलन अर्थात पैसेज दिया होगा और पैसेज के आधार पर 4 ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनका उत्तर एक वाक्य में हो। इसमें आप 4 कहा जा रहा है, लेकिन आप 5, 6, 7 मैं तो कहूँगा जितने आप बना सकते हो उतने सेंटेंस बनाइए, क्योंकि उतने प्रश्न बनाइए, क्योंकि जितने आपके सही होंगे टीचर उसको आपको उतने मार्क्स दे देंगे। इसमें देखो एक पैसेज दिया हुआ है और क्वेश्चन भी बना गया है। पैसेज आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन कितना अच्छा बनाया गया है। इसमें क्या, कौन, कब, कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे और आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर 5 बनाए हुए हैं, आप 7 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। इसको भी आप ध्यान से एकदम पढ़ सकते हैं। ये एक पैसेज हो गया। इसके आगे एक और पैसेज दूसरा देखिए, आकलन में नए नए ढंग से फैशन करना अथवा नए फैशन कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है। ये एक पैसेज दिया होगा और इस पे भी आपको प्रश्न बनाने हैं। देखिए प्रश्न का, नए फैशन को कहाँ अपनाना चाहिए, कहाँ पर चंद्र बिंदु रहेगा, नहीं दिया गया है। कहाँ, कैसे, कब, कौन, क्या, ये प्रश्न शब्दों का इस्तेमाल करना है और आपको प्रश्न बनाना है। कम से कम, फिर से कह रहा हूँ, कम से कम 7 प्रश्न बनाओगे, जिसमें 4 सही होंगे, आपको 4 के मार्क्स मिलेंगे। अगला है वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन, यहाँ पर 2 ऑप्शन होता है। इसमें आप चाहें तो वृत्तांत लेखन कर सकते हैं और आप चाहें तो कहानी लेखन कर सकते हैं। वृत्तांत लेखन का फॉर्मेट बहुत पहले भी मैंने चैनल पे डाल चुका हूँ और आज भी मैं वृत्तांत लेखन का पूरा फॉर्मेट आपको दे दूंगा ताकि आप आसानी से कर सकेंगे। उससे पहले जो कुछ प्रश्न हैं जो वृत्तांत लेखन के हमेशा एग्जाम में आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है, गणेश विद्यालय में 2 अक्टूबर को मनाए गए स्वच्छता अभियान का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। महात्मा गांधी विद्यालय में 5 सितंबर को मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। या फिर जगप्रकाश विद्यालय में 2 जनवरी को मनाए गए वृक्षारोपण समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। इस तरीके के प्रश्न आपको आएंगे 70 से 80 शब्दों में। आपको 2 पैराग्राफ में इसको कंप्लीट करना है। फॉर्मेट आपके सामने है, बिल्कुल रट्टा करिए और केवल शब्दों को उठाइए, कॉपी पेस्ट करिए। देखिए यहाँ पर जो हेडिंग दिया गया है, हेडिंग आप अगर जो पैसेज प्रश्न में दिया होगा वही हेडिंग आपको उठा के लिखना है। 1 नंबर यही मिल गया। नासिक, प्लेस का नाम, प्लेस और उसके बाद डेट लिखना है। उसका देखिए, कल दिनांक 7 मार्च को कमल विद्यालय, जो अंडरलाइन किया गया है इन्हीं को आपको केवल बदलना है, विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी अन्ना हजारे जी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9 बजे किया गया था। विद्यालय की छात्रा सरिता ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य कमला देवी जी ने सभी बच्चों को इस अवसर पर बधाई दी। पैराग्राफ चेंज करना है। अब देखिए क्या लिखेंगे, अतिथि महोदय ने अपने भाषण में, फिर से अंडरलाइन किया हुआ खेल दिवस, जो टॉपिक दिया होगा वही उठा के चिपकाना है, का महत्व समझाया। विद्यालय की छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत करके इस दिन की इस शोभा में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम स्थल का दृश्य मनमोहक था। कक्षा 10वीं की छात्र ने अपने भाषण में खेल दिवस का महत्व बताते हुए सभी का धन्यवाद किया। इस प्रकार सुबह 11 बजे कार्यक्रम का समापन हो गया। केवल आपको ये एकदम याद कर लेना है और जो अंडरलाइन शब्द है उसके बदले प्रश्न में जो शब्द दिए हुए हैं या कार्यक्रम दिया हुआ उसको आपको लिखना है। ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है कहानी लेखन। कहानी लेखन में 2 कहानी के नमूने मैंने आपको दिए हैं। एक लालची आदमी, कड़ी तपस्या, देवता प्रसन्न, वरदान दौड़कर जितनी जमीन घेरोगे उतनी तुम्हारी, सुबह से दौड़ना, दौड़ते दौड़ते मौत, सीख। अब इसमें शीर्षक और सीख लिखना जरूरी है क्योंकि 2 मार्क्स यही मिल जाएंगे। शीर्षक क्या है, लालच का फल, और सीख क्या है, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या है, एक लड़की जन्मदिन अलग तरीके से मनाना, अपने लिए कुछ न लेना, दूसरों को बांटना, खुशी का अनुभव करना, सीख। अब इसमें क्या है, शीर्षक क्या बन सकता है, परोपकार। आपका शीर्षक कुछ और भी बन सकता है लेकिन एकदम सिंपल, परोपकार। और दूसरा, हमें दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। शीर्षक और सीख अगर आप लिख देते हो तो 5 में से 2 नंबर आपको यही मिल जाते हैं। बाकी आपको कहानी कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखनी है, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, सेकंड पैराग्राफ पूरी कहानी का क्लाइमैक्स होगा और थर्ड पैराग्राफ जो होगा वो आपका कहानी का कंक्लूजन होगा। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो नंबर आपको 5 में से 4 मार्क्स आसानी से मिलते हैं। लेकिन याद रखना, शुद्ध, स्वच्छ और स्पष्ट लेखन होना ज़रूरी है। अगला देखिए विज्ञापन। विज्ञापन भी एग्ज़ाम में आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें लिखा होगा कि
इसमें जो टॉपिक दिया होगा उसके आधार पर आपको विज्ञापन करना है। विज्ञापन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आसानी से मिलते हैं, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि पूरे के पूरे नंबर आपको विज्ञापन में मिल सकते हैं। कुछ नमूने आपके सामने हैं, जैसे ये देखिए, पुस्तक प्रदर्शनी का एक विज्ञापन है, विश्व की सबसे मशहूर पुस्तक प्रदर्शनी, आइए आइए अपनी मन चाही पुस्तकें पाइए, डेट लिखा हुआ है, सभी भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध, 2-3 विशेषताएं आपको लिखनी है, उसके बाद 2-3 डायग्राम बनाना है, जैसे पुस्तक है तो पुस्तक बना दीजिए, और यहाँ पर समय भी लिखा हुआ है, संपर्क पता यारी रोड जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, उसके लास्ट में ईमेल आईडी बना सकते हैं, व्हाट्सएप का बना सकते हैं, आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, एकदम आसान है। अब एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब देखिए, नौकरी की आवश्यकता, ये मोस्टली एग्जाम में आता है। नौकरी 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 आवश्यकता है सुहानी शिक्षण संस्थान में टेलीफोन ऑपरेटर क्लर्क की। विशेषताएं क्या है? 5 साल का अनुभव होना चाहिए, उसके बाद स्नातक पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, हिंदी मराठी भाषा बोलने में सक्षम होना चाहिए, व्यवहार में नम्रता होनी चाहिए, संगणक चलाना आना चाहिए, और आवेदन देने की अंतिम तिथि भी लिखी हुई है, संपर्क पता भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वेतन भी लिखा गया है। कुछ और अगर आप हाईलाइट करना चाहते तो उसे भी हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन पेन का ही इस्तेमाल करना है। अब अगला टॉपिक है निबंध लेखन। निबंध लेखन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 7 मार्क्स के लिए आता है, और आपसे कहा जाएगा 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए, लेकिन 80 से 100 शब्दों में निबंध पूरे नहीं होंगे। कम से कम 1.5 पेज आप निबंध लिखते हो तो 7 में से 5.5-6 मार्क्स मिल सकते हैं। शुरुआत कैसे करनी है ये देखिए, मैंने आपको दे दिया है, एकदम रट्टा कर लीजिए। सबसे पहले कविता से शुरुआत करेंगे। इसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि आत्मकथा या मैं ये बोल रहा हूँ, ये अगर आता है तो सबसे पहले आप इसको शुरू करिए, इसी को लिखिए, ठीक है। मोस्टली एग्जाम में आता ही है। 3 ऑप्शन दिए होंगे, 3 में से एक ये होगा कि इसकी आत्मकथा या मैं यह बोल रहा हूँ। तो जो भी आप लिख रहे हो वो आपको बनना पड़ेगा। जैसे अब इसमें शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए ये कविता की लाइनें हैं जो हर जगह फिट बैठ जाती हैं। देखे मौसम देखी सदियाँ, मैं मूलों से ही जुड़ा रहा, नभ अंचल में उड़ते पंछी, मैं जहाँ था वहीं पड़ा रहा। दोस्तों, यह दुनिया बहुत परिवर्तनशील है। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उन सबको सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वह राजा हो या भिखारी। कुछ पुरानी यादें हमारी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी आँखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगती है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिसको याद करके सूखे होठ पर भी मुस्कान आ जाती है। ये आपको शुरुआत करना है, इस तरीके से आपको शुरुआत करना है, जिसमें आपको सबसे पहले पोएम लिखना है, और ये पोएम एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि ये पोएम ही आपको यहीं पर 2 मार्क्स दिला देगा। 7 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो खाली ये पोएम का आपको मिल जाएगा। उसका जो मैंने पैसेज लिखा हुआ है डिक्टो एकदम याद कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। दोस्तों, तुम मेरी आत्मकथा सुनना चाहते हो? अरे आत्मकथा तो होती है नेताओं की, महापुरुषों की और अभिनेताओं की। मेरे जीवन में सुख और दुख की कुछ मीठी और कुछ कड़वी यादों के सिवा कुछ नहीं है। फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारी प्यारी विनती मैं ठुकरा नहीं सकता, तो सुनो मेरी राम कहानी। मैं एक डैश बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। इसके आगे आपको खुद से कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, कम से कम एक पैराग्राफ, कम से कम 6 से 7 लाइन की एक पैराग्राफ आपको लिखना है यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। स्टार्टिंग आपने बहुत अच्छी कर दी, मिडिल पार्ट आपको खुद से लिख लेना है। अगर मिडिल पार्ट आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो तो आसानी से यहाँ पर आप 2-3 मार्क्स तो यहीं पे स्कोर कर लोगे। टोटल मिला जुला कर आप 4 से 5 मार्क्स तो यहाँ तक ही स्कोर कर लोगे। इसके आगे आपको लास्ट कंक्लूज़न लिखना है। कंक्लूज़न में आपको क्या लिखना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, अब मुझ में उत्साह नहीं है। मैं अभी अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा हूँ। मैं अपने समर्पित जीवन से एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप हमेशा लोक कल्याण के लिए संघर्ष करते रहो। जिस मिट्टी में मैं पला बढ़ा उसी मिट्टी में मैं लीन होना चाहता हूँ। अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। अब बस यही इच्छा है कि मानवता की सेवा में मेरा कण कण समर्पित हो जाए। अब ईश्वर के सिवा कोई और सहारा नहीं है। ये आपका आखिरी पैराग्राफ होगा। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ, पूरे 4 पैराग्राफ होंगे। कम से कम 1.5 पेज आपको निबंध लिखना है, तब जाकर 7 में से आपको 5.5-6 मार्क्स मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना। कुछ और निबंध देखते हैं। जैसे टॉपिक है जल है तो कल है। अब यहाँ पर भी देखिए स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया है, पोएम से किया हुआ। अनमोल है हर एक बूंद जल की, इसे बचाए ये ज़रूरत है कल की। उसके बाद पैसेज एक लिखा हुआ है, दूसरा पैसेज लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर जब ना होगा नीर
तब सब होंगे गंभीर। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से है, फिर से एक लाइन, फिर से 2 लाइन की एक छोटी सी कविता है, और उसके बाद लास्ट में देखिए कंक्लूजन दिया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जल की होगी बर्बादी तो नहीं होगी कोई आबादी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से बच्चे ने लिखा हुआ है। इसमें सभी बातें एकदम इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपको लगता है फैक्ट है उसको आप अंडरलाइन करिए निबंध लिखते समय, ताकि उसके आपको मार्क्स अलग से मिल सके। टीचर के दिमाग में ये बात घुसा दीजिए, या ये बात एग्जामिनर के दिमाग में चली जाएगी ऑटोमेटिक कि बच्चे को बहुत ज्ञान है। अगर जब ये चला जाएगा तो आपके उनकी उंगलियों से जो मार्क्स है, उनके पेन से जो मार्क्स है वो आपके बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये 10th स्टैंडर्ड के लिए रामबाण का काम करेगा, इसीलिए सभी के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू। आखिर में मैं ये लास्ट इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को लगता है कि वो पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स नहीं ढूंढ पाएंगे या पोएम के क्वेश्चन आंसर ढूंढने में उन्हें तकलीफ होगी और या उनके मार्क्स कम आ सकते हैं, जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, वो लोग राइटिंग स्किल से शुरू करिए, रचना विभाग से शुरू करिए। सबसे पहले पत्र लेखन, विज्ञापन, आकलन, वृत्तांत लेखन और निबंध लेखन, ताकि अच्छे मार्क्स मिल